Hello everyone, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. So I welcome you guys to Step Up Academy where you guys learn today and lead tomorrow. So with these motivating words, let's start with today's topic, that is present continuous tense. तो tenses के बारे में हम already videos upload कर चुके हैं कि tenses होते क्या हैं, कितने type के tenses होते हैं और tenses का क्या use होता है. अब हम एक एक करके अपने टेंसेस को समझ रहे हैं. तो सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है. कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये दोनों एक ही चीज है. कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई एक्शन मूवमेंट पर है. बिकॉज जो टेंसेस होते हैं, हमने टेंसेस वाली वीडियो में पहले भी समझा था कि टेंसेस क्या होते हैं. तो जब हम एक्शन को, जब हम वर्ब को टाइम जोन के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड करते हैं या टाइम के रेफरेंस में डिवाइड या डिफाइन करते हैं, उनको हम टेंसेस बोलते हैं. सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो कोई ऐसा वर्ब, कोई ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में मोमेंट में है, हो रहा है, हो रहे हैं या हो रही है. जहाँ पे हिंदी में हमें रहे हैं, रही है या रहा है का पता चले, वहां पर हम इंग्लिश में कौन सा टेंस लेके आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई एक्शन प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, गिवन टाइम मोमेंट में प्रगति पर हैं, उन्नति पर हैं, हो रहे हैं. दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली इज. और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है, इसका रूल्स क्या क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है. जब हमें सेंटेंस को फ्रेम करना हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम किस टाइप से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और कौन कौन से टेंसेस इसमें बनाए जाते हैं. सो कम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी स्लाइड्स. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एज द नेम सजेस्ट, इज द फॉर्म ऑफ अ टेंस. ये तो बिल्कुल हमें पता है, ये फॉर्म ऑफ अ टेंस होता है. तो फॉर्म ऑफ अ टेंस क्या करता है? इज अ फॉर्म ऑफ अ टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन. बिकॉज टेंसेस, अगर मैं सिर्फ बात करूं टेंस की, तो टेंसेस, क्योंकि मैं सारे टेंसेस की बात कर रही हूं, अगर हम बात करें टेंसेस की तो वो क्या बताते? कोई भी टेंस हो. ऑल टुगेदर कितने टेंसेस होते हैं? देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. तो हम किसी भी टेंस की बात करें, वो क्या यूज करते हैं बताने के लिए? टू डिनोट एन एक्शन, वर्ब बताने के लिए. सो कौन सा एक्शन? दैट इज ऑन गोइंग और अकरिंग एट द करंट मोमेंट. जो ऑन गोइंग है, जो हो रहा है एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, इज नोन एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज एक्शन जो होता है प्रोग्रेस में है. आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग कहीं पे इधर उधर ट्रेवल करते हैं तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है WIP का, जो ये बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है. मतलब एक्शन प्रगति पर है, एक्शन मूवमेंट में एक्शन हो रहा है. दैट इज प्रोग्रेसिव टेंस. सो एज द रिप्रेजेंट द एक्शन that is progressing in the present point of time. तो present continuous tense में हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है जो हमें मीनिंग बताता है. पहली चीज हमें क्या याद रखना है? एक्शन at the given point of time, present time में एक्शन हो रहा है. और दूसरा हमें ये याद रखना है कि एक्शन मूवमेंट में है, एक्शन प्रगति पर है, एक्शन प्रोग्रेसिव नेचर का है. नाउ With this we go with the next slide, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम एक सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव. तो सिंपल अफर्मेटिव या सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमें सेंटेंस को बनाना हो तो वो कैसा बनेगा, वो भी ऐसा ही बनता है, बट हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। और मैंने बोला कि जो मेन वर्ब है, जो हमारी वर्ब एक्चुअली जो वर्ब हमें डिफाइन करेगी टेंस को, वो मूवमेंट में होती है, वो प्रोग्रेस में होती है, तो वो कौन से फॉर्म में रहती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 4 बेसिक सेंटेंस दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करके हम 4 टाइप के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला जो बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोला जाता है, जो पॉजिटिव सेंस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो नेक्स्ट होता है थर्ड, जिसमें हम इंटरोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़, सर्टेनली मैम आप इंग्लिश ही पढ़ा रहे हो, उर्दू तो समझ नहीं आ रही, राइट। लास्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसको क्वेश्चन टैग्स भी बोला जाता है, बिकॉज क्वेश्चन टैग का यही स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन भी होता है, बट वो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, आरंट यू पीपल स्टडीइंग इंग्लिश। तो ये होते हैं मेजरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच कैन बी कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमें पता ही है। सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट एनी नेम, हमने पहले भी पढ़ा था। आई यू वी दे को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट। ही शी इट या किसी का नाम, आपका नाम एग्जैक्टली, ये कौन से होते हैं, सिंगुलर कैटेगरी के। तो प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट और सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट, हम इनको क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से जो ऑक्सिलियरी वर्ब होती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसको हम सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, वो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, किसको, मेन वर्ब को, तो वो चेंज हो जाती है। इसीलिए हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सो अब अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर सेंस में, तो फर्स्ट पर्सन दैट इज आई, तो आई के साथ हमेशा हमेशा, और एक चीज और याद रखना, फर्स्ट पर्सन हम अपने आप के लिए स्वयं होते हैं। आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप अपने केस में फर्स्ट पर्सन होंगे, दैट इज आप आई होंगे, और आपके लिए मैं यू बन जाऊंगी। अभी मैं अपने आप के लिए आई हूं और आप मेरे लिए यू हैं। सो आई को जो सपोर्ट करती है ऑक्सिलियरी वर्ब, वो होती है एम, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जो सपोर्ट करती है वो होती है इज, दैट इज ही शी इट या किसी का नाम। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए, ही शी इट या फिर एनी नेम, किसी का नाम हो, तो इनके साथ जब हमें वर्ब यूज करनी होगी आईएनजी फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में, तो वहां पर सपोर्टिंग वर्ब के जैसे मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, इज का यूज होगा। अब आते हैं हम आर पे, तो आर कहाँ पे यूज करी जाती है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती है तो डेफिनेट सी बात है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगी। तो आर यूज करा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, दैट इज आई, यू, वी और दे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आई मीन्स मैं, इसका मतलब हम नहीं होता है, तो हमने प्लूरल क्यों कंसीडर करा, बिकॉज आई बिकम्स यू एंड यू बिकम आई और यू हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं, बिकॉज फर्स्ट पर्सन स्पीकर इज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, जो खुद स्वयं जो वक्ता होता है, जो बोल रहा होता है, वो अपने आप के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होता है। तो आप मुझसे बात करोगे तो आप आई हो जाओगे, तो अब मैं आपसे बात करूंगी तो आप मेरे लिए यू, तो यू बिकम आई बिकम यू। इसीलिए, और जो यू वर्ब है वो बड़ा जो यू सब्जेक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्यों, बिकॉज यू सिंगुलर सेंस में भी यूज करा जाता है और प्लूरल सेंस में भी यूज करा जाता है। हम टॉकिंग टू यू, तो मैं इंडिविजुअल को भी बोल सकती हूँ, और अगर मैं पूरी क्लास से बात करी, सो आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, तो भी वो यू ही रहा, ठीक है। तो यू को प्लूरल में कंसीडर करा जाता है, और आई कई बार यू हो जाता है और यू कई बार आई हो जाता है, तो इसीलिए हमने आई यू को प्लूरल कैटेगरी में ही यूज करा। और वी मतलब हम सब, दे मतलब वह सब, ये तो कोर कैटेगरी के प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सो
आई यू वी दे ही शी इट एनी नेम, इन सब के साथ हमने देख लिया इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा और आर का यूज कहाँ होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के बीच में हमने सपोर्टिंग वर्ब का यूज करा। सपोर्टिंग वर्ब क्यों यूज करी, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब क्यों यूज करी, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज जो मेन वर्ब थी वो किस फॉर्म में थी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थी, वो मूवमेंट में थी, तो वो चलती जा रही है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करा। तो जो एक्शन मूवमेंट में है वो बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या करा, मेन वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा, कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए वर्ब प्लस ing। तो वर्ब हमारी कौन सी आ गई यहाँ पे, ing फॉर्म में आ गई, क्या बताने के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने के लिए। अब चाहे हम बात करें प्रेजेंट की, बात करें पास्ट की या फ्यूचर की, तो सब में एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा वर्ब हमारी ing फॉर्म में होगी, बिकॉज ing फॉर्म हमें बताता है कि एक्शन मूवमेंट में है, एक्शन प्रोग्रेस में, एक्शन हो रहा है ना। अब जल्दी से हम इस सेंटेंस को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इन द ing फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का एग्जाम्पल कैसे बन गया, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये तो एम वाला एग्जाम्पल था, और अगर मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़े तो मैं क्या करूंगी, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मुझे आर के एग्जाम्पल से समझना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था इज भी यूज होता है, एम भी यूज होता है और आर भी यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में सिर्फ हमें एम के साथ समझाया, तो हम और दो के साथ भी समझते हैं। आर को क्या सपोर्ट करता है, आई, यू, वी और दे। याद रखना मैंने क्या बोला, आई आर को क्या सपोर्ट करता है, आई, यू, वी और दे। तो ये सारे वर्ड्स किसको सपोर्ट करते हैं, प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक्शन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि पॉजिटिव सेंस में यूज करा, जो कि अफर्मेटिव सेंस में यूज करा। बात करते हैं नेगेटिव टेंस की, तो यहाँ पे सिर्फ छोटी सी चीज है, बिकॉज सेंटेंस क्या कर रहा है, अब निगेट कर रहा है, मना कर रहा है, ना कर रहा है, तो हमें नो लगाना है। मैंने वहां पर बोला था आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और अब मैं बोल दूंगी मैं तो नहीं पढ़ रही, मैं पलट गई, मैंने निगेट कर दिया, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब नहीं पढ़ रहे। तो हमें बस नॉट वर्ड का लगाना, और वो कहाँ किसके साथ लगाना है वो समझते हैं जल्दी से। सो वही रूल सेम रहेगा, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आर का यूज प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के साथ, और एम का यूज फर्स्ट पर्सन दैट इज आई के साथ, और उनके साथ लगा देंगे नॉट। और इन सबको जब हम फ्लुएंसी में बोलते हैं, जब हम फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, जब शब्दों को हम कुछ वर्ड को मिस कर देते हैं, कुछ वर्ड्स को हम ओमिट कर देते हैं और उसका छोटा फॉर्म निकाल देते हैं। क्यों, ताकि फ्लुएंसी आ सके। तो फ्लुएंसी के लिए हम क्या करेंगे, एम नॉट की जगह एमेंट, इज नॉट की जगह इजेंट, आर नॉट की जगह आरेंट। और इनका सिंपल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, जैसे मैं बोल रही हूँ एम नॉट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एम एन अपोस्ट्रोफी टी। अब अपोस्ट्रोफी क्या होता है, क्या यूज है, तो अभी मत पूछना, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप आराम से इनको डिटेल में समझ सकते हैं। इजेंट ISN apostrophe T, isn't, aren't, ARN apostrophe T। तो ये हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने के लिए। तो कैसे रीड करेंगे, आई एमेंट, कितना वियर्ड लग रहा है ना बोलना आई एम नॉट। अभी तो हमने पढ़ा था यार, आई प्लूरल कैटेगरी में यूज करते हैं और प्लूरल कैटेगरी के साथ आर जाता है। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि आई के साथ हमेशा एम आता है बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है ना, इसको हम अपकमिंग स्लाइड में बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे कि एमेंट बोलना सही होता है या आरेंट बोलना, या किस सेंस में क्या जाता है। सो
subject plus negative form of the auxiliary verb, negative form of helping verb या negative form of supporting verb के साथ क्या आएगी, verb आएगी ing form में plus object आएगा. तो it reads like I am not reading a newspaper. मैं एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ. Now here we go with the next one, interrogative. Interrogative वो sentences होते हैं जो हमसे question पूछते हैं, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं. So जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका जो रूल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. बेसिक सेंटेंस का हमने रूल देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की तो हमेशा चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता. अब हम कुछ पूछ रहे हैं तो जब हम पूछेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर कभी भी सब्जेक्ट पहले नहीं आता, वहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे या फिर कुछ केसेस में वहां पे ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट उनके बाद में आता है. ये हमेशा का रूल होता है किसी भी टेंस की हम बात करें. तो इसको बढ़ के देखते हैं कैसे. तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या देखे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट. तो पढ़ के देखते हैं कैसा हो गया. Am I reading a newspaper? Is he reading a newspaper? तो हमने क्या करा, is किसको सपोर्ट करता है, ही को. और यहाँ पे अगर मैं आर लगा दूँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में, is am are we reading a newspaper. तो बस इतनी सी सिंपल सी बात है. जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका रूल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला नहीं होता. इससे आप ऐसे समझ लीजिए, इसका रूल बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले क्या ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब या फिर कुछ केस में डब्ल्यू या एच वर्ड ऐड कर दिया जाता है. डब्ल्यू मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, whose, whom, h से how होता है, how often होता है, ये वाले वर्ड्स. तो क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं या फिर हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो इट इज लाइक दिस. बाकी पूरा सेम रहेगा. इसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करा, उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी, और कुछ भी कहीं चेंज नहीं किया गया. लेट्स इमीडिएटली रीड विद द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है, और मैंने एक वर्ड बोला था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन टैग. तो ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, जल्दी से बहुत ही नट शेल में इन चीजों को समझते हैं. मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज हमारी और वीडियोस हैं जिनमें हम ये वाले टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे. अभी जल्दी से समझते हैं. नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव. तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का पर्पस होता है, इंट्रोगेटिव का पर्पस क्या होता है, पूछना. और नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा सा डाउटफुल होता है. क्या आपने ऐसा नहीं किया, क्या आप वहां नहीं गए, तो ये क्या आपने ऐसा नहीं किया, क्या एक्शन ऐसा नहीं हुआ, ये पूछने के लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो हमने यहां पर पढ़े थे, एमेंट, इजेंट और आरेंट, फॉर्म बिल्कुल वही रहेगा. स्टार्टिंग में इजेंट, आरेंट या अमेंट लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब ing फॉर्म में आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. तो इट इज वेरी सिंपल. हम पढ़ के देखते हैं कैसे. एम आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर और बाद में क्वेश्चन मार्क. क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, क्या वह लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या कोई एक्शन प्रेजेंट पॉइंट में नहीं हो रहा है, ये कंफर्म करने के लिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं. और एक छोटी सी चीज और, क्वेश्चन टैग्स में भी ये बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं वर्ड्स है एमेंट, आरेंट और इजेंट. ये कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं. तो अगर मुझे इसको क्वेश्चन टैग के फॉर्म में बनाना है तो मैं ऐसे बोलूंगी, I am reading a newspaper. I'm reading a newspaper. Full stop. और क्या लिखेंगे, एमेंट आई. ये एमेंट लिखा है लेकिन अभी ध्यान मत देना, मैं अभी क्लियर करूंगी एमेंट होता है कि आरेंट होता है. तो अभी आप अभी के लिए समझ जाइए.
आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। एमेंट आई, क्या मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ? तो ये होता है, जो मैंने लास्ट में एमेंट लिखा, इसकी जगह अगर मैं आरंट कर दूं या इजेंट कर दूं, तो एक सिंपल सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस के बाद जब हम एक क्वेश्चन टैग लगा देते हैं नेगेटिव सेंस में, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, तो इसको क्वेश्चन टैग बोला जाता है या कंफर्मेटरी क्वेश्चन। आर यू राहुल, आरंट यू, आप राहुल हैं, आरंट यू, क्या आप नहीं है क्या? तो ये कंफर्म पहले मैंने बोला और फिर उसको डाउटफुल बना दिया, फिर उसको कंफर्म करने के लिए मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन टैग लगा दिया। तो उस सेंस में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। सो now I hope the format of or the basic structure of present continuous tense used in different types of sentences is quite clear to you. So with these words let's move with the next slide, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि rule क्या होता है। Rule is very important because हम एक language पढ़ रहे हैं और किसी language को जो govern करते हैं, language को जो control करती हैं, वो कुछ rules होते हैं। तो let's try to understand कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कौन कौन से रूल गवर्न करते हैं। सो व्हेन यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मेक श्योर यू फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। नाउ ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट व्हेन इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस एंड विद द हेल्पिंग वर्ब व्हेन इट इज इन द इंटरोगेटिव फॉर्म। बहुत ही क्लियर है, हमेशा ऐसे करते हैं। और ये जो रूल है, ये जो फर्स्ट वाला रूल है, ये सिर्फ यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बल्कि ये सभी टेंसेस में जाएगा। चाहे हम पास्ट की बात करें, पास्ट में कोई भी टेंस की बात करें, या फिर हम फ्यूचर के कोई भी टेंस की बात करें, तो ये जो रूल है पहला वाला, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या बोलता है? अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस की, या फिर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, ये सभी में सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। क्या करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड कई बार हेल्पिंग वर्ब होता है, कई बार डब्ल्यू वर्ड होता है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के केस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। तो ये रूल हमें ये बता रहा है। A sentence with the present continuous tense consists of a helping verb. अब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो हमेशा उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आती है, जो बिकॉज जो एक्शन होता है ना, वो तो होता ही जा रहा है, उसको सपोर्ट भी तो करे, उसको होल्ड भी तो करे। तो वो सपोर्ट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। सो हियर कम द रूल कि अ सेंटेंस विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंसिस्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जल्दी से समझते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। तो जो बी वर्ब होती है, इसके एग्जैक्टली 9 फॉर्म्स होते हैं। बी एक ऐसी वर्ब है जिसके खुद के 9 फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि बी मेन वर्ब में भी यूज होती है, ऑक्सिलियरी में भी। जैसे आपने डू भी पढ़ा होगा, डू जो होता है वो मेन वर्ब भी होता है, वो सपोर्टिंग वर्ब में भी यूज किया जाता है। हैव भी ऐसा होता है, हैव मेन वर्ब में भी होता है, सपोर्टिंग में भी होता है। तो बी इसी रीजन से 9 फॉर्म्स में आती है। अगर हम बी को एज अ मेन वर्ब कंसिडर करें, तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। बी, बीइंग, बीन, प्रेजेंट, पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पार्टिसिपल। तो बी, बीइंग, बीन, ये वर्ब के, बी वर्ब के 3 फॉर्म हो गए। अब इसके अलावा बी प्रेजेंट में भी यूज होती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो इज, एम और आर। अगर मैं पास्ट में बात करूं तो इट इज वॉज और वर। और अगर मैं फ्यूचर में बात करूं बी वर्ब की, बी एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब या बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो बी यूज होता है विल बी बताने के लिए। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑल टुगेदर देयर आर 9 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, कई बार मेन वर्ब में और कई बार ऑक्सिलियरी सेंस में। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे, बी जो हेल्पिंग वर्ब में हमने यूज करा, वो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की इजेमार वाली फॉर्म को यूज करा।
एंड अ मेन वर्ब। और ऑफ कोर्स इनको फॉलो क्या करेगा, इज एम आर के बाद क्या पढ़ा हमने, वर्ब आएगी। कौन से फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में जो होता है ing फॉर्म, राइट। सो द हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी एम फॉर द प्रोनाउन आई और इज फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आर फॉर अ प्लूरल सब्जेक्ट, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आई के केस में एम आएगा, ही शी इट या किसी का नाम सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ इज आएगा। आई यू वी दे, जिसमें आई के साथ एम, यू वी दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ आर फॉलो किया जाएगा। नाउ एक छोटी सी चीज को ध्यान रखिए जो मैं आपको बार बार बोल रही थी प्रीवियस स्लाइड में कि एमेंट होता है, अरेंट होता है, आई के साथ तो मैंने अभी रूल बोला, आई यू वी दे प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब क्या यूज होती है, आर। तो यहाँ पर हम आई आरंट क्यों नहीं पढ़ रहे थे, मैंने आई को एक्सेप्शनली क्यों कंसिडर करा और मैंने बोला आई के साथ हमेशा एम जाएगा, तो उस चीज को हम यहाँ पर और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो जस्ट नोट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट दैट लाइक द अदर प्रोनाउंस, द प्रोनाउन एम, कौन सा प्रोनाउन am, it cannot be used in the negative form in an interrogative sentence. Instead of am not, use aren't. अब अगर हम बिल्कुल कोर स्ट्रक्चर की बात करें, देखो एमेंट और आरेंट का यूज आई एज अ सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल गलत नहीं होता। वी कैन से आई एमेंट गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट नहीं जा रही हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसा भी बोल सकती हूँ आई आरंट गोइंग टू मार्केट टुडे, आई आरंट गोइंग, मैं आज बाजार नहीं जा रही हूँ। मीनिंगफुली तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या डिफरेंस है और क्या सही फॉर्मेट है, तो अगर हम बात करें एमेंट की तो ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से एमेंट बिल्कुल सही है, और जो आरेंट है इसको ओल्ड डे में फॉर्मल सेंस में यूज करा जाता था, और फिर से अब मॉडर्न डे इंग्लिश में हम एमेंट की जगह हम क्या यूज करते हैं, आरेंट का यूज करते हैं टू सपोर्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज आई। तो फॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल एम नॉट की जगह आरेंट का यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू मोर इम्प्रेसिव एंड टू बी मोर clear in terms of grammar. So here we go with the rules of this slide. अब हम फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स और क्या बता रहे हैं हमें। तो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एमेंट आई रीडिंग न्यूज़पेपर, आरेंट आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो एमेंट की जगह क्या कर दिया, आरेंट, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर वो सिंपल सेंटेंस क्यों ना हो। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन नेवर बी यूज्ड विद द स्टेटिव वर्ब्स। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टेटिव वर्ब्स के साथ कभी भी यूज नहीं करा जाता, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे एग्जाम्पल्स एनकाउंटर किए होंगे जहां पे लोग इनको ऐसा बोलते हैं कि स्टेटिव वर्ब के साथ भी आईएनजी लगाते हैं, बट हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं सारी चीजें, बिकॉज हमें तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टेप अप एकेडमी की ऐप से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो चीजों को ग्रामेटिकली करेक्ट समझने के लिए हम सही इंग्लिश बोलेंगे। तो सही इंग्लिश के लिए हमें पता होना चाहिए देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो स्टेटिव वर्ब्स के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, बट हमें गलत नहीं पढ़ना। स्टेटिव वर्ब क्या करते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्टेट करते हैं, जो इमोशन के बारे में बताते हैं, जो फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, जो सेंसेस के बारे में बताते हैं, और ग्रामेटिकली इनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है। लेट्स एग्जाम्पल सी। सो स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं, मैंने अभी ये रूल तो बता दिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैन नेवर बी यूज्ड विद द स्टेटिव वर्ब्स, बट स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं, तो इनको हम स्लाइड्स के। सो इट इज लाइक दे यूजुअली रिलेट, किन चीजों से रिलेट करते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब्स, थॉट्स के बारे में, हमारे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इन माय माइंड, इमोशंस के बारे में, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आज मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो रिलेशनशिप से मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड याद आया। आई रिसेंटली हर्ड अ पर्सन, ही सेड दैट आई एम हैविंग 3 ब्रदर्स।
तो यार मुझे बहुत जोर से हंसी आई, बट आई कंट्रोल्ड एनी हाउ और मैंने करेक्ट करा। लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग 3 ब्रदर्स, इसका मतलब हमारे 3 भाई हो रहे हैं। लाइक इट इज वेरी फनी। इसीलिए आपको सजेस्ट करती हूँ प्लीज ग्रामर को सही से पढ़ो और इसका सही स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करिए। लाइक अपार्ट फ्रॉम थिंग्स, और ये क्या बताता है, सेंसेस बताने के लिए, फील, हियर, टच, स्मेल, ये वाली सेंसेस बताने के लिए, और स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए किसी का, ठीक है, और मेजरमेंट्स बताने के। तो ये सारी चीजें बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेटिव वर्ब का यूज किया जाता है, और ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है। रट लो इस चीज को, स्टेटिव वर्ब्स आर नेवर इन द आईएनजी फॉर्म। सो हियर वी गो विद फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब का पहला एग्जांपल है लव या होप। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई होप थिंग्स गेट वेल, ऐसे लोग बोलते हैं आई एम होपिंग कि चीजें अच्छी हो जाएं। सो होपिंग कभी नहीं बोलना, आई होप थिंग्स गेट वेल, ये कॉन्टिन्यूअस सेंस में ही रहेगा, बट होप को होपिंग या लव को लविंग कभी भी मत बोलना। हैव वाला एग्जांपल फनी सा मैंने अभी भी दिया था, आई होप इट्स क्लियर। द बॉक्स इज कंटेनिंग 2 बेरीज, तो बॉक्स इज कंटेनिंग, बॉक्स में 2 बेरीज हो रही हैं। लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली सही बताऊं तो। सो प्लीज मेक इट क्लियर कि ये जो यहाँ तो यू नो वेरी गुड थिंग, आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लो। लाइक वर्ड्स लव, होप, हैव, कंटेन या मेंटल स्टेट बताने के लिए आई नो, फॉरगेट, हियर, टेस्ट, जितने भी सेंसेस बताते हैं, परसेप्शन बताते हैं, या कुछ और वर्ड जैसे कि सीम और मैटर, ये कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें आईएनजी का यूज कभी नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो लोग हंसेंगे तो समझ जाएंगे हमें सही इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जो हम नहीं होना देंगे, राइट। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी से हम पढ़ते हैं कुछ और लास्ट रूल के बारे में। सो हाउ डू यू नो इफ अ वर्ब इज स्टेटिव। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं और इनके साथ आईएनजी आएगा नहीं, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स होते क्या है, एक सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब कब आया है। हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स तो पढ़ लिए, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, बट थोड़ा उनको प्रैक्टिकली और समझते हैं। सो अ गुड वे टू डिसाइड इफ अ वर्ब इज स्टेटिव और नॉट इज टू सी इफ इट डिस्क्राइब्स। तो सबसे पहले एक चीज चेक कर लो, वेदर इट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ फीलिंग समथिंग। क्या कोई वो फीलिंग बताने के लिए यूज हो रहा है, और थिंकिंग, थॉट्स बताने के लिए यूज हो रहा है, और अबाउट समथिंग, और हैविंग एन ओपिनियन बताने के लिए। बिकॉज ये सारी चीजें ऐसी होती है जिनका टैंजिबल फॉर्म नहीं होता, जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, ये इनटैंजिबल कैटेगरी में आती है। अब इनटैंजिबल इसीलिए स्टेटिव वर्ब्स में आ गई हैं। और कुछ और कॉमन वर्ब्स होते हैं जैसे कि आई अंडरस्टैंड, आई बिलीव, आई लाइक, आई प्रेफर। तो अंडरस्टैंडिंग इट्स इन माइंड, आई बिलीव इट इज believe in mind, I like it is in my like, hate, adore, love, ये सारी चीजें क्या है, फीलिंग्स बता रही हैं, they are stative verbs, और इनके साथ कभी भी भूल कर भी ing फॉर्म का यूज नहीं करना, राइट। एग्जाम्पल, I prefer waking up early, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते I am preferring waking up early, मैं ऐसा प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। हिंदी में बोलते हैं बट इंग्लिश में नहीं बोलते, बिकॉज कुछ इंग्लिश के अलग रूल्स हैं जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को गवर्न करते हैं। इमीडिएटली लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम जल्दी से प्रैक्टिकल यूज पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सो लाइक द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज आल्सो जनरली यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, वो एक्शंस बताने के लिए जो कि प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे हैं, प्रोग्रेस में है। Then the only difference is that it denotes an action that is continuing to happen or progressing at the current moment. तो हमें दो चीजें याद रखनी है, continuing to happen या progressing, और दूसरी चीज प्लस क्या है, at the current moment, present point of time में। तो हम क्या बोलेंगे, present continuous tense। Take a look at the following points that elaborate on the more specific use of present continuous tense. तो पहला, it is used to represent an action that is happening or progressing in the moment that the speaker
में स्पीकिंग। कोई एक्शन का आपको पता चले, जब कोई इंसान कुछ बता रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ हो रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में पहला यूज। नाउ नेक्स्ट हो इसका एग्जाम्पल, माई सन इज वर्किंग ऑन हिज साइंस प्रोजेक्ट। माई सन इज वर्किंग, तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ माई सन इज वर्किंग ऑन साइंस प्रोजेक्ट, तो आपको क्या समझ में आएगा कि इस अभी वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में मेरा जो बेटा है वो साइंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। नाउ इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट अ फ्यूचर इवेंट और अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, क्या इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट अ फ्यूचर इवेंट और एन अरेंजमेंट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है फ्यूचर अरेंजमेंट्स बताने के लिए भी, बिकॉज क्या होता है, एक्शन मूवमेंट में है। अब जब मूवमेंट में होता है एक्शन तो वो फ्यूचर में चला जाता है, इसीलिए हम फ्यूचर इवेंट बताने के लिए, अरेंजमेंट्स बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देन What are you planning to do tomorrow? तो what are you planning? क्या प्लान कर रहे हो कल करने के लिए? तो अभी प्रेजेंट में तो नहीं होगा ना, कल होगा, बट प्रेजेंट में प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग्स बताने के लिए, स्केड्यूल चीज़ें बताने के लिए, अरेंजमेंट्स बताने के लिए सब जगह कहाँ यूज़ करा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। आई हर्ड दैट रेशल इज मूविंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अब ये देखो, यहाँ पे टुमारो था और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ था, लेकिन वो चीज़ प्रेजेंट पॉइंट में प्लान हो गई है, अरेंज हो गई है, स्केड्यूल्ड हो गई है, इसीलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करा। आई हर्ड दैट रेशल इज मूविंग टू पेरिस। इज ही मूविंग नाउ? वो अभी जा रहा है, ही इज मूविंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, बट वो आज की डेट में प्लान है, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और कॉन्टिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो अभी अभी कोई एक्शन चल रहा है, ये बताने के लिए इसका मेजर यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। So with these words we end with today's video and let's immediately understand about the Step Up Academy। तो Step Up Academy में आपको ये सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको नीट के बारे में, CUET के बारे में, क्लैट के बारे में, AI के बारे में या फिर TET या JEE जैसे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलिए। तो रिलीजियस ड्यूटी है जिसको आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर